नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नितिन के भागवत, Ayurveda practitioner, practicing Ayurveda since 12 years in अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं कि जो पंचकर्म के बारे में पूछते हैं कि बोलते हैं कि हमको पंचकर्म करना है। पंचकर्म कैसा रहता है, तो मतलब मुझे ऐसा ध्यान में है कि लोगों को पंचकर्म के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है। तो उसका एक हम बेसिक जानकारी आज जानने की आज के वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली पंचकर्म यानी आयुर्वेद में जो चिकित्सा के दो मुख्य प्रकार बोले गए हैं उसमें से एक प्रकार है। दो प्रकार कौन से हैं? तो एक तो शमन चिकित्सा जिसको बोलते हैं, या फिर उसको औषध चिकित्सा भी बोल सकते हैं। दूसरा शोधन चिकित्सा बोलते हैं और उसको पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। शोधन चिकित्सा इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे शरीर में बीमारी निर्माण करने वाले जो दोष रहते हैं, जिसको वात पित्त और कफ कहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देना, मतलब वो शरीर का शोधन करना, इसलिए उसको शोधन चिकित्सा कहा गया या फिर पंचकर्म चिकित्सा कहा गया। तो पंचकर्म चिकित्सा इसलिए कहा गया है कि वो जो पंचकर्म है वो मुख्यतः 5 प्रकार के बोले गए हैं। बेसिक जो मुख्य पंचकर्म है वो 5 प्रकार के। बाकी फिर मसाज करना और नेत्र तर्पण करना आँखों के लिए, शिरोधारा करना, कान में तेल डालना, ये सब उसके उपकर्म में आता है। तो दोस्तों, बेसिक जो पंचकर्म है वो 5 प्रकार के है। उसमें सबसे पहला जो पंचकर्म आता है उसका नाम है वमन। वमन ये सबसे फर्स्ट पंचकर्म है जो कफ दोष का शोधन करता है। और वमन जो है वो कफ के जो विकार है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। फॉर एग्जांपल, कफ के विकारों में जिनको बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, दमा का प्रॉब्लम रहता है, और जितने भी कफ के विकार है, आयुर्वेद के हिसाब से तो डायबिटीज़ ये भी एक कफ का विकार है। बाद में बहुत से स्किन डिसीजेस रहते हैं कि जिसमें कफ दूषित हुआ रहता है। और ऐसे सभी आजार कि जो हमारे गले के ऊपर होने वाले, माइग्रेन भी जिसमें आता है, तो जितने भी कफ दृष्टि से होने वाली बीमारियां है उसमें वमन बहुत अच्छा कार्य करता है। अब वमन में क्या करते हैं? वमन में क्या होता है कि वमन की दवाई दी जाती है, उल्टी की दवाई। वमन मतलब सीधे सिंपल लैंग्वेज में उल्टी कराना। लेकिन वो उल्टी कराना भी एक साइंटिफिकली उल्टी कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी दवाई दे दे और उससे उल्टी हो गई। उल्टी वमन कराने के पहले भी कुछ दिनों तक उनको घी वगैरह, मेडिकेटेड घी रहता है, वो खिलाना पड़ता है पेशेंट को। फिर उनको गर्म पानी पीने के लिए बोलना पड़ता है, खाने पीने के परहेज बोलना पड़ता है। फिर वो सब करने के बाद में फिर उनका वमन किया जाता है। वमन के बाद में भी कुछ दिनों तक खाने पीने का परहेज रखना पड़ता है, तभी वमन के पूरे फायदे हमको दिखाई पड़ते हैं। अब ये एक शॉर्ट जानकारी मैंने आपको वमन की बता दी। बाद में उसके बाद में आता है विरेचन। विरेचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वमन के बाद में विरेचन का नंबर आता है। तो विरेचन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक वमन। तो विरेचन में क्या होता है? जो शरीर के अंदर का जो पित्त दोष है, जिसको अपन पित्त बोलते हैं, वो पित्त दोष अगर बढ़ जाता है, वो दूषित हो जाता है, पित्त शरीर के अंदर जमा हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां निर्माण होती है। अभी तो हम देखते हैं कि हर दूसरे आदमी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अम्ल पित्त का प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की गोलियां लोग खाते रहते हैं। उसके बाद में उनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहते हैं, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम रहते हैं। स्किन डिसीज बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें पित्त का बहुत बड़ा रोल रहता है। लोगों को पित्त की वजह से बहुत से लोगों को माइग्रेन हो जाता है। तो मतलब पित्त से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, वो सभी बीमारियों में विरेचन बहुत अच्छा काम करता है।
क्यों काम करता है, तो वो क्या करता है खराब। और मैं एक बताने का रह गया, पीलिया। पीलिया भी एक पित्त का विकार है, उसमें भी विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। पांडु नाम का विकार है जिसमें खून की बहुत ज़्यादा कमतरता हो जाती है, तो उसमें भी विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। तो वो जो खराब जो पित्त शरीर में जमा है वो खाने में से तैयार होता है, तेजाब ज़्यादा बनता है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। वो ज़्यादा तीखा चटपटा तली हुई चीज़ों की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है। तो उससे में क्या है कि टाइम बे टाइम खाना खाते हैं तो उससे पित्त बढ़ जाता है। तो ये पित्त को शरीर के बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसको आयुर्वेद में विरेचन बोला गया है। विरेचन में भी वही है कि एकदम किसी को भी कोई भी विरेचन की गोली दे दी ऐसा नहीं होता है। इसके पहले भी उनको घी दिया जाता है। एक तो सादा गाय का घी या फिर मेडिकेटेड घी रहता है, उसमें महातिक्त घृतम यूज़ किया जाता है, दाड़ीमादी घृतम है। ऐसे जो मेडिकेटेड घृतम है वो देके पूरे शरीर का स्नेहन किया जाता है। उनको गर्म पानी पीने के लिए बोला जाता है, साथ में उनको स्टीम लेने के लिए बोला जाता है, मसाज करने के लिए बोला जाता है। बाद में फिर जब उनके शरीर का पूरी तरह से स्नेहन हो जाएगा फिर उनको विरेचन देना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। तभी उसके विरेचन के पूरी तरह से फायदे हमको दिख जाते हैं। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलावस्तम, कब्जी रहती है, उन लोगों को भी विरेचन चिकित्सा से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों विरेचन के बारे में। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जिसको बोला गया है, जिसको अर्धी ट्रीटमेंट बोला गया है। अर्धी मतलब सभी ट्रीटमेंट में को अगर एक बाजू में रखेंगे तो वो सभी ट्रीटमेंट की 50% ट्रीटमेंट यानी बस्ती चिकित्सा होती है। तीसरा जो पार्ट है पंचकर्म का उसको बस्ती बोला गया है। बस्ती ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो वायु है, वायु वात दोष जो शरीर में रहता है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ये जो पंच प्राण है, 5 वायु है, ये पांचों वायु के ऊपर हमारा सब शरीर डिपेंड रहता है। मतलब ये अलग अलग कार्य करते हैं। इसमें से कोई भी वायु अगर बिगड़ता है तो फिर वो सभी बॉडी को डिस्टर्ब कर डालता है, ये हम सभी को पता है। और बहुत से वात के बीमारियां हमको पता है, जैसे कि संधिवात है, आमवात हो गया, बाद में पैरालिसिस हो गए, ये भी वात की बीमारी है। बाद में फिर शरीर के अंदर सिकुड़न आ जाती है, रूखापन आ जाता है, वो भी वात की बीमारी है। और बहुत से लोगों को, लेडीज़ लोगों को गर्भाशय से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें भी वात दोष जो है वो प्रिडोमिनेंट रहता है। बाद में कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, लोगों को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है। ये सब बहुत सी बीमारियां हैं जो वात कंट्रोल करता है। तो आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो अपान वायु है उसका कार्यक्षेत्र जो है वो हमारा जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो रहता है। वहाँ पर अपान वायु जो है वो विचरण करते रहता है। और अपान वायु अगर उसकी जो गति अनुलोम वो अगर उसकी जो प्राकृत स्थिति है वो अगर बिगड़ जाती है, वो अगर प्रतिलोम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आदमी को बहुत सारी बीमारियां होती है। और उस बीमारियों को अगर ठीक करना है तो फिर उनको बस्ती चिकित्सा करना बहुत जरूरी है, ऐसा आयुर्वेद ने बोला है। तो बस्ती चिकित्सा में बेसिकली क्या होता है कि दवाइयों से गर्म किया हुआ जो काढ़ा रहता है, जो क्वाथ रहता है, उसको उबाल कर दवाइयों का अर्क उसमें आ जाता है। फिर उसमें ऑयल मिक्स करके, हनी मिक्स करके, सेंधव नमक मिक्स करके, औषधि युक्त घी मिक्स करके वो गुदा मार्ग से एक रबर कैथेटर के द्वारा अंदर भेजा जाता है। फिर वो क्या करता है, अंदर जाके अपना काम करके जो वात है उसको शुद्ध करके वो बस्ती बाहर आ जाती है। तो ये इतनी इसके रिजल्ट ड्रामेटिक है दोस्तों कि जिन्होंने बस्ती किया है उनको ही पता रहता है कि बहुत सी ऐसी बीमारी है कि जो मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, या फिर वो पेशेंट बहुत जगह पर घूम कर आते हैं फिर भी उनको आराम नहीं होता है। ऐसे लोगों को बस्ती से फ़ायदा हुआ है, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। तो दोस्तों वात का जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है वो है बस्ती। उसमें भी अनुवासन और नीरू बस्ती ऐसे 2 प्रकार है।
अनुवासन में तेल का वापर ज़्यादा किया जाता है, घी का वापर किया जाता है, मतलब वो तेल की बस्ती रहती है। और जो निरवो बस्ती रहती है उसमें काढ़ा और तेल ऐसा मिक्स करके बस्ती दी जाती है। तो ये दो प्रकार है। बाद में भी उसमें मात्रा बस्ती है, वैतरण बस्ती है, बहुत सारे प्रकार है, लेकिन आपको आज मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, तो उसकी वजह से आपको मैंने बेस उसका जो एक मोटा मोटी एक बता दिया बस्ती क्या है। बस्ती के भी सेटिंग रहते हैं। लोगों को लगता है कि एक बस्ती से पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे उसके सेटिंग रहते हैं, वो करना पड़ता है। और कुछ कुछ बीमारियां जो बहुत ज़्यादा असाध्य रहती है उसमें तो 21-21 दिन के 3-3 सेटिंग भी करना पड़ता है। तो ये सब आप अपने नज़दीकी वैद्य से जाके उसको पूछ सकते हैं। दूसरा बाद में फिर आता है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण 4 नंबर का पंचकर्म आयुर्वेद में। और जो शरीर के अंदर खून खराब हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है, तो वो दूषित रक्त को जब हम शरीर के बाहर निकालते हैं, वो प्रक्रिया को रक्तमोक्षण बोलते हैं। अब इसको निकालने के 2-3 प्रकार है। एक तो जो डायरेक्ट हमारी जो वेन्स रहती है, वो वेन को हम प्रिक करके उसमें से जैसा ब्लड डोनेशन के टाइम पे खून निकाला जाता है, उस टाइप का हम भी लोग खून निकालते हैं, उसको एक एक प्रक्रिया रक्तमोक्षण की बोला जाता है। बाद में आपको मैंने बहुत से वीडियो में लीच नाम के एक ये बताया था। वो लीच लगाते हैं जाकर खून खराब हो गया है, हमको ऐसा समझ रहा है। स्किन के डिसीजेस में ऐसा बहुत बार होता है कि वहाँ का खून और स्किन खराब हो जाती है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे लगा के वो खराब खून को चूस लेती है। बहुत से ऐसे वात की बीमारियाँ रहती है कि जिसमें रक्त का भी अनुबंध रहता है, वहाँ पे भी लीच लगाने के बाद बहुत अच्छा फायदा दिख जाता है। तो जिधर भी रक्त दुष्टि के विकार है वहाँ पर रक्तमोक्षण बड़ी मात्रा में किया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हमको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बीपी बढ़ा है तो उसमें भी अगर रक्तमोक्षण कर लिया जाए तो उनका बीपी जल्दी से कम आ जाता है। ये हो गया रक्तमोक्षण के बारे में दोस्तों। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है नस्य। नस्य चिकित्सा ये पंचकर्म की 5वीं चिकित्सा है, जिसमें हमारा जो नासा है, नाक है, नाक का बहुत आयुर्वेद में इम्पोर्टेंट ऑर्गन उसको बोला है, क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब अपना जो सिर है, जो अपने शरीर का मूल है। जैसा झाड़ है तो उसका मूल नीचे रहता है, लेकिन हमारे शरीर का मूल ऐसा ऊपर रहता है। तो ये मूल का जो द्वार है वो नासा है। इसलिए ये नाक से जो दवाई हम डालते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाके एक्ट करती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो दवाई से सिद्ध किए हुए जो तेल रहते हैं, वो तेल, घी, बाद में कुछ चूर्ण, कुछ दवाइयाँ जो हम डायरेक्ट नाक में डाल के उससे शरीर के अंदर के दोषों को बाहर निकालते हैं, दोषों का शमन करते हैं, बीमारियों को दुरुस्त करते हैं, उसको नस्य बोला जाता है। बहुत से माइग्रेन के प्रॉब्लम रहते हैं, उनको नस्य करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और नस्य का परिणाम पूरे शरीर के ऊपर की बीमारियों पे देखा जाता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नाक में डालने से सिर्फ ब्रेन की बीमारियां दूर हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसकी वजह से पूरे शरीर की बीमारियों पे नस्य काम करता है। बाल झड़ने के प्रॉब्लम रहते हैं, हेयर फॉल के प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें भी नस्य से अच्छा फायदा हो जाता है। जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है उसमें कमजोरी आ जाती है, तो वो भी नस्य करने से उसमें काफ़ी रिलीफ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां मैं आपको बता सकता दोस्तों, लेकिन आज टाइम की कमी की वजह से मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन पंचकर्म की दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया नस्य। तो ये पंचकर्म के 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए। आई होप आप सभी को पंचकर्म क्या है ये समझ गया होगा। किसी को नहीं समझा होगा तो वो हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी ने आखिरी तक ये वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद, थैंक्स। फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ में मिलेंगे।